नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में, साथ में हम बात करेंगे पॉइसन अनुपात के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे प्रत्यास्थता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे जो गर्डर है वो आई शेप की क्यों बनाई जाती है, या जो साइकिल या जो रिक्शा होता है उसमें जो प्रयुक्त पाइप होते हैं वो खोखले बेलनाकार पाइप यूज में हम लेते हैं, ऐसा क्यों है। इन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे प्रतिबल विकृति वक्र, और इस प्रतिबल विकृति वक्र में हम सभी पदों को अच्छे से समझने वाले हैं, हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रतिबल विकृति वक्र। देखिए, प्रतिबल विकृति वक्र कैसे हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास में ये कोई दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से हमने ये एक तार लटका रखा है। अब इस तार से हम एक भार लटका रहे हैं, अर्थात हम एक बाह्य बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। विरूपक बल इसके आकार आकृति में परिवर्तन करेगा, और ये जो बल है इसको आप ऐप से लिख दें, या भार लटका रहे हैं तो इसको W से हम पुट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इस बल का मान बढ़ेगा या यहां पर लगाया जाने वाला जो भार है वो यदि इंक्रीज होगा तो इस पर लगने वाला प्रतिबल बढ़ेगा। प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति में परिवर्तन होता जाएगा। हुक का नियम क्या कहता है हमें कि प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये तब तक ही रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे जब तक पदार्थ प्रत्यास्थता सीमा में रहेगा। प्रत्यास्थता सीमा में देखिए, ध्यान देंगे कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहां से हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया था और एक कांस्टेंट यहां पर हमने पुट किया था। उस कांस्टेंट को हमने ई से पुट किया था, जिसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब मैं इसी प्रतिबल और विकृति के बीच में वक्र यहां पर खींचने वाला हूं। देखिए, ये हम ले लेते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। इस तरफ हमने ले लिया है प्रतिबल और इस तरफ हम ले लेते हैं विकृति। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहां से जो वक्र है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगा, एक रेखिक रूप में वक्र हमें प्राप्त होगा। और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं P। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? P। P के पश्चात जो वक्र है वो रेखिक रूप में इंक्रीज नहीं होगा। यदि आप प्रतिबल और बढ़ा रहे हैं तो जो वक्र है वो थोड़ा सा वक्राकार हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फिर मैं एक बार वक्र आपके सामने रख देता हूं। वक्र हमें इस टाइप का प्राप्त होगा। फिर यदि आप और अधिक प्रतिबल बढ़ा रहे हैं तो इस टाइप का वक्र हमें मिलने वाला है। ओके, देखिए, बिंदु P तक इस वक्र के सभी कुछ बिंदुओं को नाम देता हूं मैं। इस बिंदु को नाम देता हूं मैं E, इसको नाम देता हूं मैं A, इसे हम नाम देते हैं B, और इसको नाम देता हूं मैं C। एक एक करके इन सब के बारे में समझ लेते हैं कि बिंदु P तक तो प्रतिबल और विकृति दोनों रेखिक रूप से समानुपाती होते हैं। तो इस बिंदु P को हम प्रत्यास्थ समानुपाती बिंदु कहते हैं, कि जहां तक प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो उस बिंदु को हम कह रहे हैं प्रत्यास्थ समानुपाती बिंदु। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के समानुपाती तो नहीं है। बिंदु P तक हुक का नियम लागू होगा। कहां तक लागू होगा हुक का नियम? बिंदु P तक। बिंदु P के पश्चात बिंदु E तक हम प्रतिबल बढ़ा रहे हैं, विकृति इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेखिक रूप से इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन इस स्थिति में आप बाह्य बल हटा लेते हैं, विरूपक बल हटा लेते हैं, तो भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। अर्थात बिंदु E तक प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित होता है। क्या होता है?
बिंदु ई तक प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित होगा। इस बिंदु ई को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता सीमा बिंदु कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। क्लियर? देखिए, बिंदु ई के बाद में भी यदि आप प्रतिबल बढ़ाते हैं तो जो विकृति है वो तेजी से इंक्रीज होती है। आपने देखिए प्रतिबल तो इतना ही बढ़ाया लेकिन विकृति तेजी से बढ़ी। इसके पश्चात यदि आप विरूपक बल या बाह्य बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं लौटेगी। अर्थात इसके बाद में ये जो वस्तु है वो प्लास्टिक वस्तु की भांति काम करेगी, एक प्लास्टिक क्षेत्र हमें मिलने वाला है। तो इस को यदि मैं ऊर्ध्वाधर इस तरीके से निर्मित करूं, इस ग्राफ को दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो इसके इधर वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ क्षेत्र। और इसके बाद में प्रत्यास्थता का गुण लागू नहीं होता, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? प्लास्टिक क्षेत्र कहा जाएगा। अब देखिए, बिंदु ए के बाद में प्रतिबल आप बढ़ाते हैं तो विकृति इंक्रीज होती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि उस पर प्रतिबल अधिकतम हो जाता है, प्रतिबल मैक्सिमम हो जाएगा। तो कौन से बिंदु पर हो रहा है प्रतिबल मैक्सिमम? बिंदु बी पर हो रहा है और इस प्रतिबल को हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। इस स्थिति में जो प्रतिबल है उसको हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। और इसके संगत जो बल लगता है, क्योंकि प्रतिबल तो तभी लगेगा ना जब हम वस्तु पर बल लगाएंगे, यहां पर हम बल लगा रहे हैं तभी तो इसमें प्रतिबल काम कर रहा है। प्रतिबल का जो कॉन्सेप्ट है, प्रतिबल की जो डेफिनेशन है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो जो बल है उसको हम भंजक बल और संगत जो प्रतिबल होता है उसको भंजक प्रतिबल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, भंजक प्रतिबल के पश्चात एक स्थिति ऐसी आ गई है कि उसके पश्चात यदि आप प्रतिबल घटा भी रहे हैं तो भी विकृति इंक्रीज हो रही है। प्रतिबल देखिए आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर भी जो विकृति है वो लगातार इंक्रीज होती है। इस बिंदु बी के बाद में, इस बिंदु बी के बाद में जो पदार्थ है वो तरल की भांति काम करने लग जाता है, तरल की तरह बहने लगता है, बहने लगता है। ओके। और बिंदु सी पर आकर ये टूट जाता है। बिंदु सी पर आकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसके संगत जो प्रतिबल होता है उसको हम कहते हैं त्रोटन प्रतिबल। इसके संगत जो प्रतिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, त्रोटन प्रतिबल पहले भंजक प्रतिबल प्राप्त होगा, उसके बाद में त्रोटन प्रतिबल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि भंजक त्रोटन प्रतिबल इसके सीधे वाला ये प्रतिबल ही त्रोटन प्रतिबल हो गया, ऐसा नहीं है। पहले वस्तु है वो उसके ऊपर भंजक प्रतिबल लगा देंगे, उसके बाद में जो प्रतिबल प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे त्रोटन प्रतिबल। और देखिए, इसके पश्चात जो पदार्थ है उसकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होगी, पदार्थ की लंबाई में तेजी से वृद्धि होगी। तो उस पदार्थ की जो सामर्थ्य है, जो सहन करने की जो शक्ति है, उसको हम कहते हैं तनन सामर्थ्य। क्या कहा जाता है? त्रोटन प्रतिबल किसको रिप्रेजेंट करता है? तनन सामर्थ्य को बताता है, तनन सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा ग्राफ है प्रतिबल तथा विकृति के मध्य। इनमें प्रयुक्त जो बिंदु है इनको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए, ध्यान देंगे बोर्ड पर, O से P तक, O से P तक हुक का नियम लागू होगा, हुक का नियम लागू होगा, हुक का नियम लागू होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रतिबल और विकृति यहां पर समानुपाती होंगे, प्रत्यास्थता का गुणधर्म लागू होगा। फिर मैं बात करता हूं O से P और फिर P से E तक, यहां पर प्रत्यास्थता का गुणधर्म लागू होगा, प्रत्यास्थता का गुणधर्म लागू होगा। P से E तक, P से E तक प्रतिबल और विकृति रेखिक रूप से समानुपाती नहीं है, अरेखिक है। इनके मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो कैसा है? अरेखिक है। ये एकदम ऐसे वक्राकार हो गया है, यहीं से वक्राकार प्राप्त हो गया है।
ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम प्रत्यास्थ क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ क्षेत्र। प्रत्यास्थता का गुण लागू होता है तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ क्षेत्र कहेंगे। इसके पश्चात प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति में तेजी से बढ़ोतरी होती है और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, बाह्य बल हटा लेने के बाद में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी, अर्थात विरूपक बल हटा लेने के पश्चात भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है तो उन वस्तुओं को हम प्लास्टिक वस्तुएं और उस क्षेत्र को हम प्लास्टिक क्षेत्र कह रहे हैं। अधिकतम जो प्रतिबल है वो है बिंदु बी पर, जिसको हम भंजक प्रतिबल कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? भंजक प्रतिबल। ओके, भंजक प्रतिबल के पश्चात जो वस्तु है उसमें तेजी से विकृति क्रिएट होती है। प्रतिबल घटा लेने के पश्चात भी प्रतिबल हम क्या कर रहे हैं? देखो ये प्रतिबल कम हो रहा है लेकिन विकृति फिर भी इंक्रीज हो रही है। तो उस स्थिति में अंत में जो वस्तु है वो टूट जाएगी और टूट जाती है तो उसके संगत जो प्रतिबल है वो त्रोटन प्रतिबल, और वस्तु तेजी से उसमें विकृति क्रिएट होती है, बहने लग जाती है। जैसे तार है, एक स्थिति तक उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है उसके बाद में वो तेजी से लंबा होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं तरल बहने लग जाता है। और भंजक प्रतिबल से ज्यादा आपने मतलब ज्यादा उसमें विकृति क्रिएट हो गई है, अंततः वह टूट जाएगा। टूटने के संगत जो प्रतिबल है वो त्रोटन प्रतिबल है। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। और यहां तक कि जो वायर की पदार्थ की जो सहन शक्ति है उसको हम कहते हैं तनन सामर्थ्य। तो ये वक्र मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर कुछ टर्म्स की यहां पर बात करता हूं, जैसे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव ये क्या है इसे समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है, ये दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है। अब यदि हमने इसको खींचा तो इसकी लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई। यहां पर हमने बल लगाकर इसको खींचा तो इसमें विकृति क्रिएट हो गई। लेकिन बाह्य बल हटा लिया तो बाह्य बल हटाते ही तुरंत ये अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, थोड़ा सा समय लेती है। और कुछ वस्तुएं तो जो समय है वो काफी ज्यादा लेती है। धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौटने के लिए जो देरी होती है वस्तु में, जो समय लगाती है, इस प्रभाव को ये हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वस्तु पर बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने में जितनी देरी करती है, इस प्रभाव को ये हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। कि विरूपक बल हटा लेने के बाद, बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु के अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटने में लगे समय के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहां पर एक और पद लेता हूं, प्रत्यास्थ लक। प्रत्यास्थ लक। प्रत्यास्थ लक क्या चीज है? प्रत्यास्थ लक एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने से इनकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। वस्तु की लंबाई की तुलना में ये कई गुना लंबे हो जाते हैं। क्लियर? ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे रबड़ हमारे पास में इतना लंबा रबड़ है, इसको इतना लंबा है, इसको खींचेंगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा, तो इसकी लंबाई की तुलना में ये कई गुना बड़ा हो जाता है। और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी लौट आता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ लक कहते हैं। प्रत्यास्थ लक का उदाहरण क्या है? रबड़। तो ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने से उनमें तेजी से विकृति क्रिएट हो, उनकी लंबाई कई गुना बढ़ जाए और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वो यदि प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो उन पदार्थों को हम प्रत्यास्थ लक कहते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ भी कह देंगे, प्रत्यास्थ लक भी कह देंगे। ओके, तो इनका एग्जाम्पल तो क्या है? रबड़। क्लियर हो जाना चाहिए। मैं अब इन सब के लिए भी प्रतिबल विकृति वक्र आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले हम लेंगे भंगुर पदार्थ। देखिए, भंगुर वर्ड आपने सुना होगा। भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर चोट मारने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। जैसे मैं बात करूं कांच पर यदि हम हथौड़े से मारें तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे नमक के ऊपर हम यदि प्रहार करें तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिन पर
बाह्य बल लगाने से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। और भंगुर पदार्थों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र किस प्रकार का होता है, चलिए देख लेते हैं। भंगुर पदार्थों के लिए देखने वाले हैं, तन्य पदार्थों के लिए देखने वाले हैं, साथ में बहुलक प्रत्यास्थ पदार्थ या जिन्हें हम प्रत्यास्थ लक भी कह रहे हैं, इन सब के लिए हम प्रतिबल विकृति वक्र आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भंगुर पदार्थ, और भंगुर पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। एक तरफ हम ले रहे हैं प्रतिबल, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं विकृति। एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, प्रतिबल, दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, विकृति। तो देखिए हम ये जानते हैं कि प्रारंभ में तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर देखिए इस टाइप का ग्राफ होगा और ऐसे ग्राफ होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बिंदु P है, ये बिंदु E है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि E और C के बीच मतलब बहुत पास पास में होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। तो यहां तक तो प्रत्यास्थता का गुण लागू होगा इनमें भंगुर पदार्थों में। फिर इसके पश्चात थोड़ा सा भी प्रतिबल बढ़ा देंगे ना तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि E और C बहुत नजदीक हैं। E और C नजदीक होने का मतलब ये है कि इनको जब प्रत्यास्थता क्षेत्र से बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा प्रतिबल और बढ़ा दिया जाए तो ये टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मैं कांच ही ले लूं, भंगुर पदार्थों का उदाहरण क्या है, कांच, नमक हो गया। तो इन पर क्या है, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक यदि हम प्रतिबल लगा रहे हैं तो थोड़ा ही प्रतिबल वो सहन कर पाएंगे, उसके पश्चात तुरंत टूट जाते हैं। E और C के मध्य का जो क्षेत्र है वो काफी छोटा होता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तन्य पदार्थ। जो तन्य पदार्थ हैं, देखिए इनके तार बनाए जा सकते हैं। मोस्टली धातु के हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो तन्य पदार्थ के उदाहरण क्या है, धातु। और इनमें क्या होता है कि प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचा गया जो वक्र है, प्रत्यास्थता सीमा में तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। फिर देखिए जो वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। यहां पर जो E और C के मध्य का क्षेत्र है वो काफी बड़ा होता है। हालांकि प्रत्यास्थता गुणधर्म तो लागू नहीं होता, लेकिन इनमें विकृति काफी ज्यादा क्रिएट होती है, इनके लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, इनके तार बनाए जा सकते हैं। इनसे हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। क्लियर। अब हम ले लेते हैं प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ, जिसको हम प्रत्यास्थ लक भी कहते हैं। और प्रत्यास्थ लक को तो मैंने वैसे पहले ही परिभाषित कर दिया है। प्रत्यास्थ लक, इनको हम प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ भी कहते हैं। बहुलक पदार्थ, इनके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं यहां पर तो रबर इसका उदाहरण है। ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, हम यहां पर प्रतिबल विकृति के मध्य ग्राफ देख रहे हैं। तो देखिए ग्राफ क्या होगा, एक तरफ हम ले रहे हैं प्रतिबल, एक तरफ हमने क्या ले लिया, प्रतिबल, दूसरी तरफ क्या लेना है, विकृति। देखो इस टाइप का, यहां पर हुक का नियम कहीं लागू नहीं हो रहा। क्या हुक का नियम लागू हो रहा है, नहीं। दोनों रैखिक रूप से समानुपाती नहीं है। हालांकि प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति बढ़ रही है, लेकिन रैखिक रूप से समानुपाती नहीं है। इनका जो प्रत्यास्थता का क्षेत्र है वो काफी बड़ा होता है। इनमें जो प्रत्यास्थता का क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। ये बिंदु E है, यह है प्रत्यास्थ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, प्रत्यास्थ क्षेत्र। तो इनकी खुद की जो लंबाई है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, और बाह्य बल विरूपक बल हटा लेते हैं तो भी ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। तो प्रत्यास्थ क्षेत्र इनका काफी बड़ा होता है।
तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं पॉइसन अनुपात की। देखिए पॉइसन अनुपात कैसे हम समझाएं। जैसे हमारे पास में जो वस्तु है वो एक तार के रूप में है, और तार पर जब हम बाह्य बल लगाएंगे तो हम ये जानते हैं कि बाह्य बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी मोटाई में कमी आ जाएगी विद्यार्थियों। लंबाई में तो क्या होगी, वृद्धि, लेकिन मोटाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बस इसी बात को ही रिप्रेजेंट करता है ये पॉइसन अनुपात। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। पॉइसन अनुपात, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिख रहे हैं, सिग्मा से प्रदर्शित किया जा रहा है। हम यहां पर एक तार ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, एक तार। ये जैसे तार को हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया ताकि हम आराम से बेटर तरीके से समझ सकें। ये हमारे पास में एक तार है जिसकी लंबाई L है। इसकी लंबाई कितनी है, L। और यदि मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस है स्मॉल r। लंबाई L है, रेडियस स्मॉल r है। इधर से हम लगा रहे हैं एक बाह्य बल। इधर हम क्या लगा रहे हैं, एक बाह्य बल लगा रहे हैं। बाह्य बल लगाएंगे तो देखिए इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि, और इसकी मोटाई में कमी होगी। इसकी लंबाई तो क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। लंबाई में जो बढ़ोतरी है उसको हम dl से पुट कर देते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लेंथ है वो l प्लस dl हो जाएगी, l प्लस dl। और त्रिज्या में कमी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या में क्या आ जाएगी, कमी। और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये कमी आई है, ये है dr। त्रिज्या कितनी है, dr। अब यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी रह गई है, r माइनस dr रह गई है। देखो कि जब किसी तार पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि त्रिज्या में कमी होती है। त्रिज्या या व्यास में कमी होगी जबकि लंबाई में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसको समझना है कि त्रिज्या में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। उसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक विकृति। और लंबाई में जो सापेक्षिक वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। यहां पर बात करता हूं मैं पार्श्विक विकृति की। पार्श्विक विकृति, तो पार्श्विक विकृति का मतलब है तार की त्रिज्या में परिवर्तन तथा प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए यहां पर त्रिज्या में कमी हुई है तो माइनस में dr बट्टे में r। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक व्यास के सापेक्ष व्यास में परिवर्तन को हम पार्श्विक विकृति कहते हैं। तो व्यास कह दीजिए या त्रिज्या कह दीजिए, तो वो तो है पार्श्विक विकृति। एक होती है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब है कि प्रारंभिक लंबाई के रेस्पेक्ट लंबाई में परिवर्तन। प्रारंभिक लंबाई कितनी ली हमने, L ली, और इस लंबाई के रेस्पेक्ट जो लंबाई में परिवर्तन है उसको हम क्या कह रहे हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कह रहे हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक लंबाई। अब हम यहां पर परिभाषित करेंगे पॉइसन अनुपात। तो पॉइसन अनुपात किसके बराबर है, सिग्मा से लिख रहे हैं हम पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है इसको ही हम क्या कह रहे हैं, पॉइसन अनुपात कह रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पार्श्विक विकृति तो क्या है माइनस में dr बाई r, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है dl बाई l। तो ये हमारे पास में आ गया है पॉइसन अनुपात का फॉर्मूला, सूत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। पार्श्विक विकृति तथा
अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉइसन अनुपात कह रहे हैं। माइनस में dr/r अपॉन dl/l से इसको प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। देखो ये भी एक विकृति है, ये भी एक विकृति है, ये मात्रकहीन, ये मात्रकहीन, तो सिग्मा कैसी राशि है, एक मात्रकहीन राशि है। सिग्मा मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ओके। फिर हम बात करें सिग्मा का जो सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल जो मान है वो -1 से 0.5 के बीच में होता है, -1 से 0.5 के मध्य होगा। जबकि सिग्मा का जो व्यवहारिक मान है, सिग्मा का व्यवहारिक मान है वो 0 से 0.5 के बीच में होगा। और यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सिग्मा का कौन सा मान होता है, क्या मान होता है, तो आपको ये वाला करना है, क्योंकि वास्तव में जो मान है सिग्मा का वो यही होगा, 0 से 0.5 के मध्य होगा। क्लियर। क्या सिग्मा का मान 0 हो सकता है? तो 0 देखिए कौन सी स्थिति में हो सकता है। सिग्मा बराबर 0 तभी पॉसिबल है जब dr/r 0 हो। dr/r 0 होने का मतलब है कि dr 0, त्रिज्या में परिवर्तन 0 हो। सिग्मा 0 इट मीन्स पार्श्विक विकृति शून्य। पार्श्विक विकृति क्या होगी? शून्य होगी। हालांकि ऐसा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, कुछ न कुछ तो अवश्य होती है। फिर पार्श्विक विकृति 0 हो जाती है और इस स्थिति में आयतन में जो परिवर्तन है वो अधिकतम होता है। आयतन में परिवर्तन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आयतन में परिवर्तन क्या होने वाला है? अधिकतम होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक हमने प्रतिबल विकृति वक्र और पॉइसन अनुपात 2 टॉपिक देख लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनके मध्य आपस में क्या संबंध होता है। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े हैं, उसमें हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको y से लिखा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b और दृढ़ता गुणांक नीटा, इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है ये देख लेते हैं। देखिए, मैं जो रिलेशन है वो प्रूफ नहीं करने वाला, मैं आपको सीधा यहां पर संबंध बताने वाला हूं। देखिए, एक रिलेशन तो हम बता रहे हैं y बराबर 3b 1 - 2 सिग्मा। देखो समझो, y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और ये है पार्श्विक विकृति। इन दोनों के मध्य 3 राशियां हो गई, इन तीनों के मध्य ये रिलेशन होता है। कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से y यदि यहां पर b है, यहां पर 2 नीटा कर दें, 2 नीटा तो 1 + सिग्मा आ जाएगा यहां पर। और देखिए, इन दोनों से हम y को विलोपित कर दें, y को विलोपित करके बीटा और नीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। इसमें रिलेशन निकालेंगे बीटा और नीटा में। इन दोनों से हम सिग्मा को विलोपित करके y, बीटा और नीटा में भी संबंध फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कम से कम आपको ये 2 रिलेशन तो ध्यान में रखने ही है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर कि प्रत्यास्थता के व्यवहारिक अनुप्रयोग। जैसे व्यवहारिक अनुप्रयोगों में मैं बात करता हूं कि जो पुल है लंबे समय तक यूज में आने के बाद में उनको नाकारा घोषित कर देते हैं। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे ही पुल पर से कोई वाहन गुजरता है तो विरूपक बल लगता है, और विरूपक बल लग रहा है, इट मीन्स जो पुल है वो विकृत अवस्था में आ गया। और जैसे ही वाहन गुजर कर चला गया तो जो पुल है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। तो विरूपक बल लगा, हटा, तो वस्तु है वो विकृत अवस्था में गई और वापस आई। तो ये पुल के साथ में बार बार होता है, क्योंकि बार बार उसके ऊपर से वाहन गुजरते हैं। तो किसी पुल पर से बार बार वाहन गुजर रहे हैं, इट मीन्स उसमें जो प्रत्यास्थता का गुण है वो बार बार लग रहा है।
बार बार विरूपक बल लग रहा है, अर्थात जो पुल है वो विकृत अवस्था में, फिर मूल अवस्था में, फिर विकृत अवस्था में, फिर मूल अवस्था में, और ये चलता रहता है। और ऐसा बार बार जब होता है तो प्रत्यास्थता का गुण घट जाता है। प्रत्यास्थता का गुण है वो क्या हो जाता है, समाप्त होता जाता है। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि प्रत्यास्थता का गुण कैसे कम होता है, प्रत्यास्थता के गुण को, प्रत्यास्थता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए देखें। प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है वो है ताप। देखिए, जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता घट जाती है। देखो, प्रत्यास्थता वर्ड जहां पर भी आ जाता है आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम वस्तु को जब विकृत अवस्था में ले जाते हैं और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करें, प्रत्यास्थता कह रहे हैं। तो ये जो गुण है वो ताप बढ़ने के साथ में घटता है। जब ताप को इंक्रीज करेंगे तो प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये जो गुण है वो कम हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से एनीलिंग, एनीलिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु को धीरे धीरे गर्म करना। वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म करना, फिर धीरे धीरे ही ठंडा करना, फिर उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ही ठंडा करेंगे। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनीलिंग। इसको क्या कहा जाता है, एनीलिंग कहा जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान भी प्रत्यास्थता घटती है, प्रत्यास्थता घटती है। ओके, तो पहला बिंदु एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता घटती है, एनीलिंग के दौरान भी प्रत्यास्थता घटती है। दूसरा बिंदु मैं लेकर चलता हूं मिलावट से, कि जो आपके पास में पदार्थ है उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिला दें। हमारे पास में ये कोई पदार्थ है, इसमें हम जो मिला रहे हैं उसको मैं कह दूं मिलावट। कुछ अन्य पदार्थ मिला दिया, अन्य पदार्थ मिला दिया तो हमें मिलता है नया पदार्थ। हमें क्या मिल गया, एक नया पदार्थ मिल गया। अब देखिए कि जब हम इस पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है तो इसकी प्रत्यास्थता क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा, इस पर देखिए मिलावट वाले पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। मिलावट वाले पदार्थ की प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता यदि अधिक है, यदि अधिक है तो इसकी प्रत्यास्थता भी अधिक हो जाएगी। देखो ध्यान देना कि आपके पास में एक पदार्थ है, इसमें अन्य पदार्थ मिला रहे हैं जिसकी प्रत्यास्थता अधिक है, तो नया जो पदार्थ बन रहा है उसकी प्रत्यास्थता भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि मिलावट किए जाने वाले पदार्थ की प्रत्यास्थता कम, तो जो नया पदार्थ है उसकी प्रत्यास्थता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ में आप देखें कि यदि पदार्थ के ऊपर बार बार हम विरूपक बल लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो भी प्रत्यास्थता घट जाती है, तो भी प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये तो आपको बिंदु समझ में आ गए होंगे। अब मैं प्रत्यास्थता के कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोगों की बात करता हूं यहां पर आपके सामने। अनुप्रयोग, और पहला अनुप्रयोग देखें कि पुल है उसको लंबे समय तक यूज में लेने के पश्चात काम में लेने के योग्य नहीं रखा जाता है, उसको काम में लेने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। पुल के साथ में क्या होता है, बार बार उस पर विरूपक बल लगता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है, तत्पश्चात उसमें प्रत्यास्थता का गुण घट जाता है, और जब प्रत्यास्थता का गुण घट जाएगा तो वो काम के योग्य नहीं रहेगा, उसको या तो गिरा दिया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इस पर वाहन नहीं चलेंगे। ओके,
क्यों हो जाता है? क्योंकि बार बार उस पर विरूपक बल लगेगा, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगी तो प्रत्यास्थता का गुण घट जाता है। यह मैंने क्लियर कर दिया है। एक दूसरा बिंदु देखें, मशीनों के कल पुर्जे, जो पुर्जे होते हैं उन पर एक प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा बल नहीं लगाया जाता, अन्यथा वो टूट जाएंगे, विकृत अवस्था में आ जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लूं, हमारे पास में ये कोई पाइप है और इस पाइप के साथ में ये कोई नल लगा हुआ है, पुराना नल है। अब हम इसको यहां से खोलना चाह रहे हैं, इसके अंदर से इसमें चूड़ी बनी हुई है, इसको हम खोलना चाह रहे हैं, तो यहां से इसको हम घुमाने का प्रयास करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। तो एक सीमा से ज्यादा नहीं मोड़ सकते आप। एक सीमा से यदि इसको ज्यादा मोड़ देंगे तो ये नल खुद ही टूट जाएगा। तो इसकी जितनी सहन शक्ति है, इसकी जितनी इसका सामर्थ्य है, उतना ही इसको मोड़ेंगे, ओके, उतना ही इसको घुमाएंगे, अन्यथा ये खुद ही टूट जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी मशीनें हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, एक क्षमता से ज्यादा उन पर बाह्य बल या विरूपक बल आप नहीं लगा सकते, अन्यथा वो टूट जाएंगे। देखिए आप ध्यान देना, जो बोल्ट होते हैं, पेंचकस से आप खोल रहे हैं, स्क्रू होते हैं, तो उन पर भी आप एक सीमा से ज्यादा बाह्य बल नहीं लगा सकते। देखिए एक तो होता है स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल रहे हैं या उसको कस रहे हैं, तो क्या होता है, एक सीमा से ज्यादा आप बाह्य बल नहीं लगा सकते, अन्यथा जो स्क्रू है वो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब कोई इसी बोल्ट की बात करें तो उसको आवश्यकता से ज्यादा कस रहे हैं या वो आवश्यक खोल रहे हैं, तो उसमें जो चूड़ी होती है वो स्लिप होने लग जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यही है, मशीनों में एक सीमा से ज्यादा विरूपक बल नहीं लगाया जा सकता, अन्यथा वस्तु है या जो मशीन है वो विकृत अवस्था में परमानेंट विकृत हो जाएगी। ठीक है, टूट भी सकती है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि हमारे पास में जैसे कोई छड़ है या जो गर्डर है वो आई शेप की क्यों बनाई जाती है, उसका थोड़ा सा रीजन यहां पर मैं समझा देता हूं। गर्डर क्या होती है? आई शेप की होती है। ऐसा बनाने के पीछे रीजन समझें आप। देखिए गर्डर आपने देखी होगी, ऊपर से चौड़ी, बीच में से ऐसे पतली, नीचे से चौड़ी, ऐसे लंबी तो है ही है, पर उसको साइड में से जब देखेंगे तो ऊपर से ऐसे चौड़ी, फिर ऐसे, तो वो आई शेप की होती है, ऐसे होती है। इस टाइप की होती है। तो ये वाली जो ऊंचाई है इसकी, इसको तो हम कहते हैं डी। ये वाली जो चौड़ाई है इसको हम कहते हैं बी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो गर्डर है उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया है, ऐसे। इसकी जो लंबाई है वो है एल, लंबाई कितनी है? एल। और ये अपनी मूल स्थिति से इतनी झुक जाती है, इतना इसमें बैंड हो जाता है। ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं ये इसमें उत्पन्न बैंड है, हम कह सकते हैं बैंड। इसको हम कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन। तो ये जो, इसको समझना, जैसे हम किसी जो गर्डर है उसको दो दीवारों पर रख रहे हैं, तो ये यहां से दीवार पर रखी हुई है, ठीक है, और इधर से भी क्या रखी हुई है? एक दीवार पर रखी हुई है। इधर इसका खुद का भार हो सकता है या आपने भार लटका रखा है, ये डब्ल्यू भार इस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बैंड उत्पन्न हो गया। इसमें क्या उत्पन्न हो गया? देखिए आप गर्डर को जब किसी कमरे में लगा रहे हैं तो कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात उसमें झुकाव नजर आने लगता है। वो क्यों झुक जाती है उसके पीछे रीजन देखेंगे, और उसका झुकाव कम से कम हो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें उत्पन्न जो झुकाव है अवनमन है। अवनमन जिसे हम झुकाव कह रहे हैं, डेल्टा से पुट कर रहे हैं,
ये बराबर होता है, किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एल क्यूब बट्टे में 4y बी डी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है अवनमन का, इसे आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। W यहां पर भार है, W क्या है? भार। L है छड़ या जो गर्डर है उसकी लंबाई, Y उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, B उसकी चौड़ाई और D उसकी ऊंचाई। अब यहां पर ध्यान देंगे कि L ये जो डेल्टा है, अवनमन है, झुकाव है, बैंड है, ये हम कम रखना चाह रहे हैं। इसको कम रखने के लिए एक तो W कम से कम होना चाहिए, खुद का भार, इससे लटकाया जाने वाला। वैसे हम गर्डर के तो कोई भार नहीं लटकाते, पर यदि कोई भार यदि आप लटका रहे हैं किसी छड़ से, तो वो भार क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लंबाई भी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक से अधिक होना चाहिए। जैसे आप एक तांबे के लिए तांबे से गर्डर बनाएं, एक लोहे से बनाएं, स्टील से बनाएं, तो तांबे वाली सबसे कमजोर होगी, क्योंकि उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम होगा। चौड़ाई अधिक होनी चाहिए, मतलब y अधिक होना चाहिए, b अधिक होना चाहिए और d भी अधिक होना चाहिए। देखो गर्डर में आपने देखा होगा कि ये भी होती है, चौड़ी भी होती है, ऊंची भी होती है। उतनी ही अच्छी क्वालिटी की गर्डर होगी जिसमें चौड़ाई और ये ऊंचाई अधिक हो। ये ऊंचाई क्या होनी चाहिए? अधिक। आपने गर्डर में यदि गर्डर आप खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है? इसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऊंचाई इस चौड़ाई से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो ऊंचाई है उसकी घात 3 है। ये ऊंचाई है वो इसको झुकने नहीं देती, इसमें बैंड नहीं पड़ने दे रही है। तो यहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए। इस वजह से अवनमन कम से कम क्रिएट हो, इसलिए गर्डर का जो आकार है वो कैसा होता है? आई शेप का होता है, आई आकार का होता है। क्लियर? अब मैं यहां पर अगला जो हमारा बिंदु है कि जैसे साइकिल है, रिक्शे वाले होते हैं, या कुछ खिलौने भी आपने देखे होंगे, छोटे मोटे उपकरण आपने देखे होंगे, उनमें जो प्रयुक्त जो पाइप हैं, साइकिल ले लो या रिक्शा ले लीजिए, रिक्शा, इसमें प्रयुक्त जो पाइप होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। कैसे होंगे? बेलनाकार होंगे। ऐसे होने के पीछे रीजन क्या है वो भी समझ लीजिए कि ये हमारे पास में साइकिल का पाइप है। क्या है? साइकिल का पाइप। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसकी रेडियस क्या ले ली हमने? मैं चौक दूसरी ले लेता हूं विद्यार्थियों। देखिए हमने एक पाइप लिया है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, कैपिटल आर। तो अब इस में बैंड जो अवनमन है वो कितना होगा? अवनमन को हम लिख रहे हैं डब्ल्यू से, सॉरी डेल्टा से, ये बराबर होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 12 पाई वाई आर की घात 4। देखो इसको समझो, इस फॉर्मूले को ही समझ लीजिए। W इसका भार हो गया, L इसकी लंबाई हो गई, L क्या हो गई है? इसकी लंबाई, और Y इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, R इसकी रेडियस हो गई। तो इन सब पर ये डेल्टा डिपेंड करता है। R जितना अधिक होगा बैंड उतना ही कम होगा। R जितना मतलब इसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगी बैंड उसमें उतना ही कम होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी अधिक होना चाहिए, लंबाई और W दोनों ही कम होने चाहिए। अब देखो इसके लिए जैसे हमारे पास में इतने ही भार की, इतने ही लंबाई की यदि मैं एक ठोस बेलन बनाऊं, ठोस छड़ बनाऊं, तो उसकी मोटाई तो बहुत कम होगी, उसकी रेडियस तो बहुत कम होगी। एक तो खोखला पाइप है, एक ठोस बेलन है, तो उसकी ठोस बेलन की तो मोटाई होगी नहीं, क्योंकि उसी भार में हम खोखला पाइप बनाएंगे तो इतना मोटा बना सकते हैं। तो करते क्या है एक्चुअल में, रेडियस बढ़ा देते हैं। खोखले पाइप में रेडियस बढ़ जाती है, भार उतना ही है, लंबाई उतनी है और वाई भी उसके लिए वही है, लेकिन क्या बढ़ गया? आर बढ़ गया। आर बढ़ते ही डेल्टा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेल्टा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने देखे होंगे अपने घरों में भी प्रयुक्त करते हैं, हम बहुत सारे जगह हम यूज में लेते हैं कि जो
जैसे हम चादर लगाते हैं तो चादर के नीचे क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं। तो पाइप जो होते हैं वो या तो बेलनाकार पाइप होते हैं या चौसर खोखले पाइप होते हैं। उन खोखले पाइप होने के पीछे रीजन क्या है कि उनमें बैंड कम से कम पड़े, उनमें बैंड कम से कम पड़े, इसलिए खोखले चौसर पाइप। आपने देखे होंगे ऐसे पाइप, ऐसे पाइप आपने देखे होंगे। इस तरीके से खोखला पाइप होता है, ऐसे 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 पाइप देखे होंगे, चौसर पाइप इनको बोलते हैं। ये बेलनाकार खोखले पाइप हैं। तो चौसर जो पाइप होते हैं वो भी अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि इनमें ऊंचाई भी आ जाती है। ओके, और खोखले जो बेलनाकार पाइप हैं वो भी ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें बैंड कम से कम क्रिएट होता है विद्यार्थियों। तो ये थे कुछ प्रत्यास्थता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मैं एक और बिंदु आपको बता देता हूं कि किसी भी पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चलिए समझें। मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास में पहाड़ है। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। अब यहां पर जो चट्टान है ये क्या है, चट्टान। इस चट्टान पर इतना दाब लग रहा है, ऊपर का जो जितना भी पहाड़ है उसके हिस्से का दाब लग रहा है। वो दाब ही यहां पर क्या क्रिएट करता है, प्रतिबल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, प्रतिबल उत्पन्न करेगा। और इस चट्टान के लिए जो भंजक प्रतिबल होता है, मतलब उसके पश्चात ये चट्टान टूट जाएगी। ये जो इसके धरातल पर है वो चट्टान टूट जाती है। तो जो भंजक प्रतिबल होता है वो 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह किसी चट्टान के लिए भंजक प्रतिबल है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान दें, इसका मतलब है कि ये इससे ज्यादा प्रतिबल सहन नहीं करेगी। अब प्रतिबल यहां पर इस इतने भाग के द्वारा उत्पन्न दाब के द्वारा क्रिएट होता है। दाब क्या होगा, देखिए अगले चैप्टर में हम दाब का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ρgh। दाब में जो परिवर्तन हुआ है वो है ρgh। तो ज्यादा से ज्यादा जो दाब है ना वो इस भंजक प्रतिबल के इक्वल हो सकता है। इससे ज्यादा यदि आपने दाब लगा दिया तो जो चट्टान है वो टूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, ये जो धंस जाएगा। तो इससे आप देखें कि जो ρgh का मान है वो ज्यादा से ज्यादा भंजक प्रतिबल के बराबर हो सकता है। और इसका मान किसके बराबर है, 3 × 10⁸। तो यहां से हम h निकाल लें, 3 × 10⁸ बट्टे में ρg। विद्यार्थियों चट्टान के लिए रो का मान 3 × 10⁻³ होता है, 3 × 10⁻³ तो 3 × 10⁸ बट्टे में 3 × 10⁻³ गुणा g का मान भी मैं 10 ले लेता हूं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 की घात नीचे 4 ऊपर 8, तो 10 की घात क्या आ गई, 4 मीटर आ गया। इसको हम 10 किलोमीटर कह देंगे। तो किसी भी जो चट्टान है, जो पहाड़ बना हुआ है, उसकी हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा होते ये जो चट्टान है वो क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। ओके, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पहाड़ मौजूद हैं उनकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर। तो किसी भी पहाड़ की ऊंचाई 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, वो तो 9 किलोमीटर से भी कम है। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा होने पर जो चट्टान है वो धंस जाएगी, क्योंकि वो टूट जाएगी, क्योंकि भंजन प्रतिबल उसका कितना होता है, 3 × 10⁸। ओके, इससे ज्यादा वो बल सहन नहीं कर पाएगी। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने अच्छे से समझे। अब मैं यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस वीडियो के अंत में हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, देखिए हमने यहां पर 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। वैसे हम अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड लेकर आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने लिया है कि सिग्मा का मान क्या होगा, तो 0 से
0.5 के बीच में होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है। प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र दिया हुआ है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा गया है। हम आपको बता दें कि इस वक्र का जो ढाल होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो ढाल है वो कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट को मैंने यहां से मिला दिया है, इससे ऐसे मिला दिया, तो इस के संगत जो प्रतिबल है वो है 150। यहां पर भी आप ध्यान दें गुणा 10 की घात 6 और विकृति कितनी है 0.002। तो यहां से 150 गुणा 10 की घात 6 2 और 3 संख्या पहले पॉइंट हटा देंगे तो ये आ गया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 7.5, यहां से एक 0 निकल गया, 10 की घात 3 एक 4 हो जाएगी, 4 और 6 कितनी हो गई 10 की घात 10 हो गई है। तो ये आ गया हमारे पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चन। अगला जो वीडियो है उसमें पूर्णतः हम इस टॉपिक पर आधारित ठोसों में यांत्रिक गुण पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।